पिछली वाली क्लास याद है आप लोगों को? पिछली वाली क्लास में क्या हो रहा था, क्या बोलिए? कर्मधारय समास। पिछली वाली क्लास में कर्मधारय समास चल रहा था कि कर्मधारय समास हो गया था? हो गया। अच्छा, और सब लोग पहले वीडियो ऑन करो। किसने वीडियो ऑफ किया? सब लोग वीडियो ऑन करो पहले। नहीं पढ़ाएंगे बस वीडियो ऑन करो। सब लोग वीडियो ऑन करके सबको रिमूव कर दे, किसी को नहीं पढ़ाए, क्लास लेंगे ही नहीं। वीडियो ऑन करके मैं क्लास लूंगा ही नहीं। पढ़ लेना कुछ तुम लोग, इसके आगे वाला मैं अगली क्लास में अगला शुरू कर दूंगा। आप लोग अगर वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो अगली क्लास आप लोग अपने से, इस क्लास को अपने से पढ़ लीजिएगा, अगले क्लास में अगला टॉपिक मैं शुरू कर दूंगा। लेट के पढ़ रहा है सब लोग हैं या सोने आए हैं इस क्लास में? शुरू किया जाए आज का टॉपिक। यस सर। क्या पढ़ना है बताओ? क्या पढ़ना है बताओ जल्दी। क्या समझा रहे थे? जो एग्जाम में आएगा उसको रिवाइज कर दो। ये तो हमने होमवर्क दिया था ना। समास में हम कौन सा समास पढ़ रहे थे ये बताइए। सर कर्मधारय कंप्लीट हो गया था, देखो रिव्यू पढ़ना है। कर्मधारय हो गया था, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख तो नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है ना? यस। जब कल हम लोग कर्मधारय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें ये लिखा था कि उसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष से होगा, अथवा उपमेय उपमान वाला मामला था कर्मधारय समास में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास क्या होता है समझ लो। जब कल समास हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें द्विगु समास क्या है मैंने ये बताया है कि समास में दो पद होते हैं। क्लियर है? पहला पद और बाद वाला पद, माने पूर्व पद और उत्तर पद। बताइए, बोलो जी। यस सर। समास में कितने पद होते हैं? अगर किसी भी शब्द को आप संक्षेपीकरण की प्रक्रिया द्वारा समास बनाते हैं तो उसमें कितने पद होने चाहिए कम से कम? सर दो पद। दो पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। कर्मधारय में क्या मामला था? कर्मधारय में मामला ये था कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा। लेकिन द्विगु समास में क्या कहता है कि जो पहला पद होगा, जो पूर्व पद होगा, वो क्या होगा? संख्यावाची होगा। माने जो पहला पद होगा वो किसी संख्या को बताएगा। ठीक, जो पहला पद होगा वो किसी संख्या को बताएगा। और ये संख्या कैसी होती है? सामूहिक होती है, समूह को भी बताएगा। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। जिस समास में लिखो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और किसी समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से।
देखो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए। समूह विशेष का बोध कैसे कराएगा? जब एक से अधिक संख्या होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रुपिंग होगी। बोलिए, बोलो। और किसी समूह विशेष का बोध कराता हो। क्या करे? किसी समूह विशेष का बोध कराता हो। का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नोट करो इसको, जितना लिखा रहे हैं उतना। एक एक चीज को अपनी कॉपी पर लिखते जाना। नोट करो इसको। हाँ बताओ, बताओ बताओ क्या दिक्कत है? बताओ, बताते चलो, समस्याओं का समाधान यही हो जाए। बताओ क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? परिभाषा याद रखो। परिभाषा से उदाहरण समझ में आएगा। कह रहे कि जिस समास का पहला पद, पहले तो ये चीज याद रखो कि समास में दो पद होते हैं। उसमें द्विगु समास में क्या कह रहा है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, माने किसी संख्या को बताएगा। और संख्या को जैसे ही बताएगा किसी न किसी समूह का बोध अपने आप हो जाएगा। भाई संख्या में तो कई लोग हों, इसे मान लो 4 कह रहे हैं, तो 4 में जाहिर सी बात है ग्रुप बनेगा ना। अगर 1 2 3 4 आप करते हैं तो समूह बन जाएगा। तो संख्यावाची समूहवाचक का बोध होगा। ठीक है, अब उदाहरण देखिए इसका। अगर हम लिखें, देखो चौराहा, चौराहा माने 4 रास्तों का समूह। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 रास्तों का समूह। बोलिए। पंचवटी, अगला लिखते हैं पंचवटी, मतलब क्या होगा? 5 वट वृक्षों वाला। ये समझ में आ रहा है उदाहरण? Yes, sir. परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। तो देखो विग्रह करिए, परिभाषा को उदाहरण पे रखिए और अपने आप देखिए चीजें निकल के आ जाएंगी। बोलो। नवग्रह सुने हो ना? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची। ठीक। त्रिलोक सुनते हो ना? त्रिलोकी, त्रिलोक माने 3 लोकों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची। तो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? द्विगु समास जैसे ही आएगा, ठीक, वहां आप ये मान लेना कि पहले संख्या का बोध होगा, तभी वो द्विगु होगा। बोलिए। अब देखो ये जरा सा मेरी बात समझो। देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? अव्ययी भाव बताइए, इसको पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद
कर्मधारय पढ़ लिया, इसके बाद अगला कौन पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया। इतना हम लोगों ने समास में कवर कर लिया। समास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने परिभाषा के अलावा इसके जो 6 प्रकार थे उसमें हम लोगों ने 4 को कवर कर लिया है। ठीक, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया। कर्मधारय तो हो गया है बेटा ना, जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो। बोलिए सर एक उदाहरण में डाउट है। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। सर उदाहरण है चरण कमल। चरण कमल, हाँ वेरी गुड। चरण कमल मतलब सर इसमें जो पहला पद है हाँ वो विशेष है और दूसरा पद विशेषण, हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो चरण कमल में आप चरण कमल का अर्थ पहले क्या लगा रही हैं, किसी तीसरा अर्थ लगा रही हैं कि इसका विग्रह? अगर इसको आप तोड़िए, इसका विग्रह करिए तो होगा कमल के समान चरण। अब बताइए, अगर इसका विग्रह कर दीजिए तो बन जाएगा कमल के समान चरण। अब बताइए मामला कुछ क्लियर हुआ? सर लेकिन कर्मधारय की परिभाषा नहीं बोला गया है कि पद जो होगा हाँ वो उपमान होगा। हाँ, लेकिन फिर? यहाँ पे तो उपमेय चरण। भाई इसका विग्रह करिए ना, आप विग्रह भी तो करिए। अभी आप इसको चरण कमल भगवान राम कर देंगे तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। डाउट नहीं क्लियर हुई तुम्हारी? अभी नहीं, अभी तुम डाउट में हो, अभी आप डाउट में है। चरण कमल का आप जब विग्रह करेंगी तो कमल के समान चरण, यही तो आएगा इसका शाब्दिक अर्थ। बोलिए यस। तो अब क्लियर हुआ? यस। चलो, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ते हैं, अगला हमारा कौन सा समास बनेगा, कौन बताएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में और बसे उत्तर तत्पुरुष कहावत है। ठीक है, याद करो ये सब। द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व, देखो द्वंद्व माने होता है झगड़ा, समझो बात को। द्वंद्व माने होता है युद्ध, और युद्ध किसके बीच होता है? जब दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। एक कमजोर एक मजबूत पक्ष जल्दी युद्ध नहीं करते। बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। द्वंद्व समास में बता रहा हूं। द्वंद्व का अगर शाब्दिक अर्थ आप लेते हैं तो होता है युद्ध, लड़ाई या झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा हमेशा दो बराबर के पक्षों के बीच में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अगर हम कहें द्वंद्व समास क्या होता है कि समास में दो पद होते हैं। इसके पहले था कि विशेषण विशेष से होगा, संख्यावाची होगा, तो पहला पद प्रधान होगा तो उत्तर पद प्रधान होगा। अब तक हम लोगों ने यही ना पढ़ा, दोनों पदों के बारे में। अब तक हम लोगों ने जो 4 समास पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने यही ना पढ़ा। किसी में पढ़ा कि पहला पद प्रधान होगा, किसी में दूसरा प्रधान हो रहा है, किसी में पहला पद विशेषण होगा दूसरा विशेष होगा, किसी में पहला संख्यावाची होगा। यही ना हम लोगों ने पढ़ा अब तक। बोलिए। लेकिन जब द्वंद्व पढ़ेंगे तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जो कि झगड़े का मामला है। और झगड़ा कब होगी? जब दोनों अपने आप में मजबूत होंगे, बरियार होंगे। तो द्वंद्व समास क्या होता है बच्चा? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो लिखिए परिभाषा की, जिस समास में दोनों पद माने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, और विग्रह करने पर, जब आप उनको विग्रह करिए, अलग करिए, तो क्या होगा? दोनों के पदों के बीच में क्या होगा? और आएगा, या आएगा, मतलब जो योजक चिन्ह है वो आएंगे।
तो लिखिए कि जिस समास में योजक चिन्ह कह सकते हो, समुच्चय बोधक मत करा, समुच्चय बोधक में बहुत ज्यादा चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह ज्यादा उचित शब्द है, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, ठीक। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और क्या होगा फिर उसके बाद उनका विग्रह तथा लिखो, हाँ परिभाषा बनाना, तथा उनका विग्रह करने पर क्या हो जाए, और या जैसे योजक चिन्ह आए, और या, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये शब्द योजक चिन्ह भी आते हैं, ठीक। अथवा, जैसे योजक चिन्ह भी आए, योजक चिन्ह भी आए, इसको लिख लो तो फिर हम तुम लोगों को इसका उदाहरण समझाते हैं। योजक चिन्ह भी, विग्रह करने पर योजक शब्द आएंगे ना? तो योजक चिन्ह के शब्द तो यही होते हैं ना बेटा, बताइए। आप जब योजक चिन्ह कहोगे तो उसके शब्द तो यही होते हैं, बताइए। अगर आप चिन्ह की जगह शब्द लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, क्योंकि योजक चिन्ह के शब्द तो यही होते हैं ना। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा शास्त्री तुमको? नहीं, तुम किताब से पढ़ रही हो ना, मेरी बात समझो। योजक चिन्ह का मतलब होता है जैसे राम लक्ष्मण, ये अगर हम लिखे राम लक्ष्मण, तुम इसको कह रही हो ये योजक चिन्ह है, लेकिन इस चिन्ह का मतलब तो यही है ना, राम और लक्ष्मण, बताइए। यस सर। अब चीजें, अब क्लियर हुई चीजें? अरे बेटा ये क्या लिखा है कि उनका विग्रह करने पर, समास में लोप तो होगा ही, विभक्तियों का लोप तो होता ही है, यहाँ शब्द लिख देते हैं। तुम लोगों का मन है कंफ्यूज मत हो, योजक शब्द आए, योजक शब्द भी आए, वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, बोलिए? द्वंद्व। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए तो इसका उदाहरण बताएं आप लोगों को हम। परिभाषा लिखिए, तुरंत लिखिए, इसका उदाहरण बताते हैं। बताओ तो, लिख लिए सब लोग? इसका उदाहरण बताएं तुम लोगों को। ये चीज याद रखना, पहला चीज क्या याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, और जब आप विग्रह करेंगे इनका तो और या अथवा जैसे योजक शब्द आ जाएंगे। तो देखिए, अगर इस दोनों पॉइंट को आप याद रखते हैं तो अब इसके उदाहरण को देखिए जरा सा। मान लीजिए हम लिखते हैं, क्या लिखें, राजा रानी, इसी को लिखते हैं पहले, राजा रानी। ये हमारा एक, चुप रहो, चाय काफी रुको। अब इसका विग्रह करो, इसको तोड़ो, इसका विग्रह करो, क्या होगा? राजा और रानी, राजा और रानी, ठीक। चलो वेरी गुड, ये हमारा एक हो गया। दूसरा हम लेते हैं
इसको अगर हम ऐसे माता और हाँ ये योजक चिन्ह रखना है, ठीक है। माता माता पिता, माता पिता, इसका विग्रह करिए, इसका विग्रह करिए, बनेगा, बोलो मत, माता और पिता। अब हमारी जो परिभाषा है उस परिभाषा पर हम जाएंगे, परिभाषा पर जाएंगे और परिभाषा से इस उदाहरण को मिलाएंगे। परिभाषा हमारी क्या कहती है? द्वंद्व समास की हमारी परिभाषा बच्चा कहती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। अब देखिए ये समासिक पद हमारा राजा रानी है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पदों को हमने ले लिया। फिर दूसरा लाइन क्या कहता है कि इनका विग्रह करने पर, माने जब इनको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो और अथवा इत्यादि जैसे शब्द, योजक शब्द आएंगे। अब राजा रानी को तोड़ा तो और मिला, माता पिता को तोड़ा तो भी और मिला, और मान लीजिए किसी और को तोड़ते हैं, भाई बहन, चलो एक और देख लो, भाई बहन तोड़ो, क्या मिलेगा? भाई और बहन। समास कौन सा होगा? तुम लोग आजीवन समास, आजीवन समास नहीं भूलोगे। जहां और देखना द्वंद्व समास में और बसे, जहां और देखना तुरंत द्वंद्व समास, ठीक? ठीक है बेटा, तुरंत विग्रह करना जहां। हाँ बेटा बताओ, दिन और रात। वेरी गुड, क्या बेटा? हाँ क्या कह रहे हैं? चंदा सूरज, चंदा देखो, देखो चंदा सूरज कहने से मतलब नहीं है। एक चीज और जानो, ये जो दोनों पद होंगे बेटा ना, ये अपने आप में बराबर बराबर महत्ता रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक पद दूसरा पद दूसरे से कम होना चाहिए। राजा रानी अपने आप में महत्ता रखते हैं, इसलिए ये दोनों समाज के अंतर्गत है, ठीक है। राजा नौकर नहीं होगा, दोनों अपने आप में प्रधान होने चाहिए। शिष्य और शिक्षक भी नहीं हो सकता ना? क्या बेटा? सर शिष्य और शिक्षक भी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। शिष्य अपनी जगह है, शिक्षक अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह महत्ता रखते हैं, क्यों नहीं होगा? एक एक करके बोलोगे तो समझ में भी आएगा। अब 20 लोग चिल्लाओगे तो एक लाइन नहीं समझ में आएगा, पूरी क्लास में चली जाएगी। क्या? दिन और रात। दिन और रात बिल्कुल हो सकता है। दिन का अपना स्थान है, रात का अपना स्थान है। लीजिए इसको भी लिख देते हैं, दिन रात। सच और झूठ। अब समझ गया ना द्वंद्व समास? चलिए अगला है बहुब्रीहि समास। देखिए सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, कल मैंने बताया था कि कर्मधारय और बहुब्रीहि सबसे अधिक जो है कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और बहुब्रीहि। बोलिए कौन कौन से समास दिक्कत करते हैं? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि। आज इतना बहुता समझ में आया? बोलिए यस। जितना आज पढ़ो उतना समझ में आया? झूठ मूठ, देखो झूठ मूठ का असर मत करो। यहां लुका छिपी नहीं खेल रहे हो। अभी पूछेंगे तो फिर सब लोग गायब हो जाओगे। चलो बहुब्रीहि समास कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ अब तुम लोगों को ओके सा नहीं, अब हम पूछेंगे तुम लोग बताओगे, ठीक है? सब लोग वीडियो मोड ऑन करो तो जरा। यस। अब हम पूछेंगे तुम लोग बताओगे, वीडियो मोड ऑन करो तो सब लोग वीडियो मोड ऑन करो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा।